नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घुत्तू में बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके खान पान सहित रहने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि हमारी सरकार आपदा प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है। घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के गुत्तू गांव में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई है और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और भवनों का भी नुकसान हुआ है। सड़क मार्ग का नुकसान हुआ है। अन्य सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, बड़ा नुकसान हुआ है। और वहां पर जिलाधिकारी को और आयुक्त को दोनों को कहा है कि तत्काल लोगों को जो जरूरत है, जो भी वहां पर सहायता है, वो उपलब्ध कराई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसी भी प्रकार से जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनको हर संभव सहायता। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जिसे लेकर ये बड़ी खबर सामने। सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से बजट पेश किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन को लेकर सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से बजट पेश किया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 5,600 करोड़ से ज्यादा का बजट इस दौरान पेश हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करते नजर आए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन को लेकर यह बड़ी खबर सामने। अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। 5,600 करोड़ से अधिक का बजट इस दौरान पेश हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन को लेकर। मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई, उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। वहीं मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में उपवास पर बैठने का निर्णय लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 23 अगस्त को विभिन्न मुद्दों को लेकर गैरसैंण विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता गैरसैंण में प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें अहम मुद्दा महिला सुरक्षा के साथ ही महिला आरक्षण और अग्निवीर बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर गैरसैंण विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 23 तारीख को हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, ये विधानसभा के सत्र को भी औपचारिकता बना दी है। 3 दिन का सत्र है, जिसमें पूरे प्रदेश के मुद्दों को उठाना है। मुझे नहीं पता कि कैसे ही पूरे प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करेगी। 23 अगस्त को महिला कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा का घेराव कर रही है। और हमारा जो प्रमुख मुद्दा है इस वक्त, प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ हो रही है, उसके लिए है महिलाओं को जिस तरीके की असुरक्षा इस प्रदेश में हो रही है, उसके खिलाफ हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बदहाली है, उसके खिलाफ हम इसको कर रहे हैं।
साथ साथ हमारे 33% आरक्षण की मांग है, जो हम ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल सेट उत्तराखंड में कीजिए कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें 33% आरक्षण लागू करने के बाद जो आपके प्रधानमंत्री ने करी उसको उत्तराखंड से शुरू करिए। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से रैली निकालते हुए आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस ने ईडी ऑफिस से पहले ही प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी देखी गई। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, हिंडनबर्ग में जो खुलासा हुआ उसका पहले ही आशंका 1 साल पहले राहुल गांधी जी जता चुके थे और आज उसकी पुष्टि हो गई कि हिंडनबर्ग में अडानी और सीवी की जो अध्यक्ष चेयरपर्सन है उनके क्या ताल्लुकात हैं, उनके शेयर से, उनके हस्बैंड के शेयर से, जिसके खुद की स्टेक लगी हो वो कैसे न्याय कर सकता है। वो ऐसी एजेंसी अगर जांच करेगी तो कैसे होगा। इसलिए हमने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जेसीबी की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कमेटी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, क्योंकि ना तो पैसा अडानी का डूबा, ना अंबानी का डूबा, ना अमित शाह का डूबा, ना नरेंद्र मोदी का डूबा। पैसा डूबा एक आम आदमी का जिसने अपने मेहनत के पैसे को लगाया था और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जब नीचे गया तो सभी आम आदमियों के अरबों खरबों रुपया जो है डूबने का हुआ है। देखिए, जिस तरह घोटाला हो रहा है और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, पहले शुरू में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने उसको हल्के ढंग से लिया है, लेकिन जिस तरह इस बार गंभीरता के साथ उसने जो कुछ खुलासे किए हैं, इनसे इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ कि इस देश में जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसियां हैं, जो देश के अंदर फाइनेंस को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, उनके सर्वोच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर आज देश, मैं सोचता हूँ, बहुत गर्त में है, बहुत बुरी स्थिति में है। ये अपने आप में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक फायदे के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसका कि आपने चर्चा किया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई इस प्रकार के कामों में कहीं संलिप्तता नहीं है, उन पर कार्रवाई करके अपने पक्ष में राजनीतिक फायदा उठाना अगर ये मकसद रह गया हो सरकार का, तो ऐसे माहौल में ईडी के जो तमाम अफसर हैं, जो उन एजेंसियों के अफसर हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करके सरकार के ऐसे दबाव में ना आ जाए। चूंकि ये लोग ऐसे दबाव में आते हैं, तो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में सरकार को घेरने के लिए है। ईडी तो ठीक है, क्योंकि ईडी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है सरकार के लिए, तो इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन ईडी के कार्यालय में ये इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए है कि भारत के आवाम, भारत की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कॉल है। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिंडनबर्ग खुलासा प्रथम दृष्टया जो साबित हो रहा है, सेबी ने जो भूमिका निभानी चाहिए थी रक्षक की, रेगुलेटर की, जिस प्रकार के भक्षक की भूमिका और इरेगुलरिटीज हुई है, प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है कि सेबी की जो प्रमुख है उनकी संलिप्तता है और उन्होंने बचाने का भी काम किया और इन्वेस्टमेंट भी किया। प्रथम दृष्टया वो दोषी साबित हो रहे हैं। कोई कान में जू नहीं रेंग रही है सरकार के भी और ईडी के भी। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही दोहरी मानसिकता अपनाती है। जब ईडी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस के लोगों को सीबीआई और ईडी की जांच चाहिए होती है।
कांग्रेस दोहरी मानसिकता अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान सामने आया। इस दौरान सड़कों पर कांग्रेसी उतरते नजर आए। ईडी के खिलाफ उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरी मानसिकता अपनाती है। देखिए, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है तो इनको दिक्कत होती है, और वैसे इनको सीबीआई जांच चाहिए। जिन मुद्दों पे जांच की जरूरत नहीं है, ये सीबीआई और ईडी की जांच करते हैं। तो कांग्रेस का दोगलापन है और जनता सब जानती है, और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल, आप 2014 के रिजल्ट में देख चुके हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 24 हो, 5-0 के स्कोर पे जो है कांग्रेस 0 पे रही है और हमेशा 0 पे रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र का दूसरा दिन समाप्त हुआ। वहीं सत्र के दूसरे दिन का कार्यकाल हंगामेदार रहा। सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया, तो वहीं सदन में विपक्ष ने धन सिंह रावत को घेरा। इसके अलावा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी रखा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के शुरुआत से ही कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे थे। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईडी का दुरुपयोग सरकार करती है, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सदन के पटल पर करीब 8 विधेयक पटल पर सदन के रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बार शाम 4 बजे वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जो 5008 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वही सबसे बड़ी बात है, इन विधेयक में विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई है। वही अनुपूरक बजट में अभी काफी चर्चाएं चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को विपक्ष के द्वारा लगातार घेरा जा रहा है, और लगातार कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उत्तराखंड में काफी खराब हो रही है। वही सत्र के दूसरे दिन के कार्यकाल के बाद अगले दिन यानी तीसरे दिन, अंतिम दिन बजट पर, अनुपूरक बजट पर चर्चाएं भी होगी और विपक्ष के द्वारा कई प्रश्न उठाए जाएंगे। 500 प्रश्नों की सूची में से अभी तक 400 प्रश्न भी नहीं लिए गए हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि यह दिन काफी कम है, लेकिन सत्तारूढ़ दल लगातार कह रही है कि यह काम, दिन को तय करने का काम सरकार का, शासन का है, ना कि उनका है। अब देखना यह है कि विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी अंतिम दिन किन किन बजट पर, किन किन प्रावधान पर मुहर लगता है और क्या क्या उपयोग में लाई जाती है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यह कहा जा रहा है कि विधायक वेतन भत्ता यह जरूर पारित कर दिया जाएगा सर्वसम्मति से, और आगे देखना है कि क्या क्या पारित किया जा सकता है और किस पर अभी संशय बरकरार है। यह तो तीसरे दिन ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, गैरसैंण, देहरादून। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सभी विधायक इस एक ही मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वन्य जीव संघर्ष को लेकर एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। मैंने कई बार कहा है, मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। एक, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है, और मैंने कहा था कि उनके इसलिए सारे विचार होना चाहिए। सारे सड़कें रुकी पड़ी हैं, सारे पेयजल योजनाएं रुकी पड़ी हैं, और दूसरी तरफ वन्य जीवों ने अपने घर के अब तो आंगन के चूल्हे तक जो है हमारे वन्य जीव हमारे घर तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन का सदन अगर लगेगा तो सारी चर्चाएं हो जाएंगी। हमारे प्रदेश का कब दूर जाना चाहिए, हमारी सोच क्या है, हमारी तकलीफें क्या है, ये सारी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने जो है कहा कि एक दिन का सत्र लिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कल बात करी, मैंने विधानसभा से पिछले वाले सत्र में बात करी, लेकिन अभी तक कोई सत्र नहीं लगा है। और मैंने इसीलिए आज जो है मैं आज सामने खुलकर आया हूँ कि अगर सत्र नहीं लगाएंगे और बातों में अगर चर्चा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा धोखा हो। प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने की बात सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने कोर्ट में बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं अब इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निकाय चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जब चुनावों की तारीख नजदीक आए तो सरकार चुनाव कराने से मुकर जाए। शपथ पत्र मेरी जानकारी में आया है कि एक शपथ पत्र दिया गया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव कर सकते हैं। इस बात में मुझे लेकिन आज भी आशंका है, क्योंकि जो अग्रवाल साहब हैं मंत्री जी, वो पहले भी 2 बार मूर्ख बना चुके हैं जनता को भी और सबको। पहले वो कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली, फिर कहते हैं ये कमियां रहेगी, फिर कहते हैं हमने तैयारी कर ली, फिर ये कमियां कर ली। इस बार भी मुझे आशंका है। आशंका इसलिए है क्योंकि परिसीमन जो हुआ है उसको लेकर अभी लोग आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, तो उनका निस्तारण होना आवश्यक है। लोकतंत्र है, आप हिटलर साई से कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अभी तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये बड़े काम है और इसमें समय लगता है। मुझे लगता नहीं कि सरकार तैयार है। मुझे लगता है फिर जैसे ही डेट नजदीक आएगी सरकार फिर से अपनी बात से पलट जाएगी। जल्दी अपने जो निकाय चुनाव के लिए हम प्रेक्षक को भेजने वाले हैं उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2-2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्द उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ता बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने देहरादून में स्थित सूचना अधिकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयोग की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान सूचना आयुक्त विपिन चंद्र और योगेश भट्ट सहित सचिव सूचना आयोग अरविंद पांडे मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ पे जो पीआईओज हैं और अपीली अधिकारी, तो हमने एक पुरस्कार का एक प्रारंभ किया है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं पीआईओज, क्योंकि आरटीआई एक्ट मुख्य रूप से लोक प्राधिकारी जो है, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनसे सूचना संबंध में है। तो वो जितना ज्यादा इसके बारे में जानकारी रखते होंगे कानून के बारे में, उतना अच्छी प्रकार से वो डिस्पोजल करेंगे अपना जो सूचनाएं उनको जो उनके पास आवेदन पत्र आ रहे हैं उनका। तो उनके लिए एक तो हमने कार्यशाला का आयोजन किया है, तो वो आयोजन अभी 30 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा। तो अभी विभागवार रहेगा, एक महीने में 2 बार वो सूचना आयोग में पूरे प्रदेश भर से उसी के जो है लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी आएंगे, तो उनकी एक तो कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और इसी में से जो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसी में से 5 लोक सूचना अधिकारी और 3 जो है अपीली अधिकारी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया है। डीएम नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम ने ठंडी सड़क पर लग रहे ठेले, फूड वैन, खोखों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से ठंडी सड़क के किनारे नहर कवरिंग पर ठेले, फूड वैन और खोखे अवैध रूप से लगाए जा रहे थे। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले लंबे समय से अवैध रूप से लग रही ठेली फड़ की शिकायत आ रही थी। रेगुलरली कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, आरटीओ साहब सभी ने मिलकर के ये कार्रवाई की है। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, पार्किंग में अतिक्रमण किया जा रहा है और कई दुकानों के माध्यम से असामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, नशे के पदार्थ वगैरह भी बेचे जा रहे हैं, ऐसे भी संज्ञान में आ रहा है, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया है और आज हमारी टीम लगी हुई है। यदि कोई रह जाएगा तो उसको कल भी करेंगे और रेगुलरली हम लोग मॉनिटर भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पकौड़े बेचो, और ये लोग पकौड़े बेचने नहीं दे रहे हैं। यहाँ चाहिए गरीब आदमी, इतने गरीब आदमी जो अपना कारोबार कर रहे हैं, इनका हक है उजाड़ने का। ये ऐसे उजाड़ के ले जा रहे हैं इन्हें। अतिक्रमण सर बात सही है, ठेलों को कहीं तो इनको निवारण देना पड़ेगा, कहीं तो लगवाना पड़ेगा। हर जगह से कोई ना भगा दे। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय लोगों को कूड़ा फेंकते हुए देखा गया है, जिसे लेकर अब नगर निगम उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने इसी साल देहरादून में 100 से अधिक स्थानों से डस्टबिन हटाए थे ताकि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न डाला जाए, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर कूड़ा डाला जा रहा है। ये हमारे शहर से हमने 31 जनवरी 2024 इसी वर्ष की 31 जनवरी तक 100 से अधिक स्थानों से डस्टबिन हटाए थे
और उसका उद्देश्य था कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा ना दिखे, परंतु उसमें से कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोगों के द्वारा लगातार कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे न केवल आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक शहर के एस्थेटिक्स भी उससे काफ़ी खराब लगता है और गलत छवि लोगों के मन में जाती है। तो इसके लिए हमने भी 12 स्थान ऐसे चयनित किए हैं जहां पर लोगों के द्वारा बार बार कूड़े डालने की शिकायत आ रही है, और वहां पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अगले 2 से 3 वर्किंग डेज में इसको हम पूर्ण कर लेंगे। आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा को सन्यासी परंपराओं के अनुसार भू समाधि दी गई। इस दौरान आश्रम में आम शिष्यों से लेकर खास हस्तियां तक शामिल हुई। इतना ही नहीं, विदेशों से भी उनके अनुयायी बाबा की भू समाधि के दौरान मौजूद रहे। वहीं पायलट बाबा ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया था। अब उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर खींचतान हो सकती है। हालांकि जूना अखाड़े के प्रमुख महंत हरिगिरी का कहना है कि उनके शिष्य जो भी तय करेंगे, अखाड़ा उसका समर्थन करेगा। आज बाबा जी प्रवेश किए हैं, हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक सैनिक के साथ साथ संत बने बाद में। विषम परिस्थितियों में उन्होंने देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया। फाइटर जहाज पर उनकी गोली लगने के बाद भी वो बच गए, और उसके बाद उन्होंने कहा है जीवन मेरे अब इस काम के लिए नहीं है, और वो संत बने। और योग और समाधि की ओर उनका ध्यान गया। वो जल समाधि भी उन्होंने ली, धरती के अंदर समाधि भी ली, एयर टाइट गिलास में भी उन्होंने समाधि ली, और 36 घंटे 72 घंटे 3 दिन 7 दिन 5 दिन इस तरह से समाधियां ली है। और हमेशा वो स्वस्थ होकर बाहर निकले, और कई लोग उनकी इस शक्ति से अच्छी तरह से प्रेरित हैं, और कई लोगों ने समाधि की ओर चलना भी इससे सीखा है। आज अपूरणीय क्षति हुई है। ख्याल है ऐसा है कि मेन हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि राजतंत्र बहुत पहले समाप्त हो चुका है, प्रजातंत्र रह गया है। तो मेरे वाणी को आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? सन्यासिनी और सन्यासी जो महाराज के हजारों तैनात में, और जो उनके मुख्य भक्तगण, वो चयन करेंगे। ये उनका चुनाव का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। विश्व के कोने कोने में भारत राष्ट्र का नाम, हिंदुत्व का नाम और सनातन का नाम, और सबसे प्रमुख बात योग, जिनको तमाम ऋषि मुनियों ने केवल व्याख्या की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों समाधियां, अपने जीवन में 108 जो है उनकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों से ऊपर जो है 200-300 जो भी कहा गया जो है विश्व के कोने कोने में लगाया, और यह साबित किया कि तुम अगर सबके लिए जियोगे, सबके लिए मानवता की पुजारी बनोगे, तो तुम जो है ऐसे ही अपने आप को जान सकते हो, और अपने इस कला के बूते, अपने जो है इस विद्या के बूते, अपने इस आध्यात्मिक सोच के बूते उन्होंने संसार को एक रास्ता दिखाया कि तुम उस सनातन के झंडे तले पड़ रहे हो, जिसमें जो है तुम चाहो तो यूनिटी को, एकता को, ह्यूमैनिटी को, ट्रस्ट को, लव को ऐसे पीस में बदल सकते हो जो वर्ल्ड पीस होगा। हम तो दुख नहीं है, हम तो पहले दुख हुई, पर इसलिए हम सोचते हैं बाबा जी हमारा साथ है, बाबा जी हमारा है। बाबा जी समाधि ले लिया तो सब कुछ के लिए यहाँ लोग